डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जा रहे हैं हम लोग पढ़ने, दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ मोशन। ये आज का लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा जाएगा, लेकिन आप सुने होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कहते हैं न्यूटन पढ़ने में बहुत तेज नहीं था, और इतना ही नहीं, कई बार तो उसको स्कूल से भगा दिया गया। लेकिन उसने एक ऐसी खोज करी कि आज अनेक लोग आज भी पीएचडी कर रहे हैं उसके किए गए काम पर, और सैकड़ों हजारों लोग पीएचडी कर चुके हैं। कहने का मतलब क्या है कि जस्ट हैविंग ए डिग्री फ्रॉम स्कूल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट इज दैट हाउ मच क्रिएटिविटी डू यू हैव इन योर ओन माइंड और इन योर लाइफ। दैट बेसिकली जो है दैट इंडिकेट्स योर पर्सनालिटी। सर्टिफिकेट इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज द स्किल, द क्रिएटिविटी यू हैव। तो आइए आज उसी न्यूटन्स लॉ के कॉन्सेप्ट पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या? लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं देयर आर जो है 3 लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो आज हम लोग फर्स्ट और सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में थर्ड लॉ पढ़ेंगे। आज फर्स्ट और सेकेंड में भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर मोशन ऑफ लिफ्ट भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, और जो है फिर एक और न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट और उसमें कुछ यूज होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें। यदि हम बात करें किसकी? मैकेनिक्स की। यदि हम बात करते हैं किसकी? मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स के शादी हुई और इसके 2 बच्चे, हमने पहले भी बताया है आपको, ठीक है ना। एक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, एक स्टैटिस्टिक्स जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहता है, जो है उसमें कोई मोशन नहीं होता। दूसरा होता है डायनामिक्स, ठीक है ना। दैट मीन्स कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसके अंदर मोशन हो ही जाए। देयर आर 3 कंडीशन। देयर विल नॉट बी एनी मोशन, स्टिल यू हैव applied the force, because there may be heavy weight, there may be anti-frictional element, there may be some other reason, I don't know, but one thing that we know कि इसमें मोशन नहीं हो रहा है, बट फोर्स आप लगा रहे हैं, दैट कम्स अंडर स्टैटिस्टिक्स। और यदि इसके अंदर मोशन हो गया तो क्या होगा? मोशन हो गया तो क्या हो जाएगा? ये डायनामिक्स, ठीक है ना। तो ये डायनामिक्स में देर आर 3 लॉ, ठीक है ना। कितने हैं? 3 लॉज हैं, और इन सबको न्यूटन्स लॉ कहते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी है। तो अब इसको हम पढ़ें तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी का क्या होगा? कुछ मास होगा कि नहीं? एक पैरामीटर तो आपका क्या हो गया? मास। मास की यूनिट जो है क्या होती है? किलोग्राम, केजी। इसी में एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? एक वर्ड यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेट। वेट इक्वल टू क्या? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ग्रेविटी। और ये वेट जो है इसकी यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन। एक और टर्म आएगा हम लोग को, ठीक है ना। क्या टर्म आएगा? ध्यान रखिएगा, मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है ना। मोमेंटम क्या होता है? तो दैट मीन्स कि मोशन पजेज बाई ए बॉडी। मोशन क्या पजेज कर रहा है? दैट इज द मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी। शॉर्ट में इसको एम भी लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एम भी, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसी को आगे चल करके इम्पल्स भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। एक टर्म आप और सुने होंगे, फोर्स। इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी और चेंज द पोजीशन। सिंपल इसका फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। ये बताए हैं और आज थोड़ा और डिटेल में इसको बताएंगे हम, ठीक है। लास्ट एक टर्म समझ जाइए, और इनर्सिया, ठीक है ना। इनर्सिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ये क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब बॉडी
की हिडन प्रॉपर्टी है, बेसिकली विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि कोई बॉडी यदि दौड़ रहा है, चल रहा है, तो हमेशा चलते रहना चाहता है, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, ठीक ना। ये लाइफ में भी होता है, कोई आदमी बढ़िया कमा खा रहा है तो उससे आगे मतलब चेंज को रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट टू चेंज। सोया है तो उसको लगता है कि हम सोए ही रहें, ज़्यादा अच्छा है, रेजिस्ट ऑफ चेंज, चेंज नहीं होना चाहता, सिंपल सी बात है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहना चाहता है, ठीक है। आगे पढ़े हम लोग तो एक टर्म और आता है, दैट इज नथिंग बट रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है, क्या होता है कि किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाए, ठीक है ना, और वह बॉडी जो है मोशन के होना चाहिए, उसके बजाय डिफॉर्मेशन ही हो जाता है। जैसे रबर है, मोशन क्या होगा, वो पिचक गया, ठीक है ना। तो जब पिचक गया तो फिर हमारा मोशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं वहाँ पर लागू हो पाएगा ठीक से, ठीक है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि while you apply any amount of force there will be no change in the body or object itself, that is called rigid body। rigid body एक hypothetical concept आप बोल सकते हो, ठीक है ना। that means कि there is no change in body while force applied। जब आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में मोशन होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है पार्टिकल का भी, किसका कॉन्सेप्ट आता है, पार्टिकल। कोई भी बॉडी हो उसको हम एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। हाँ, मास कंसीडर करेंगे, वेट कंसीडर करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो जगह कितना ले रहा है दैट वी डू नॉट केयर, ठीक है। अब आ जाइए किस पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा, सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ पर आएंगे, उसके बाद थर्ड लॉ पर। देखिए इन शॉर्ट बता दें तो फर्स्ट लॉ क्या है आपका, फर्स्ट लॉ क्या है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, रेजिस्ट टू चेंज। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स या फोर्स अप्लाइड, जिसमें कि आपको निकल करके आता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये सेकेंड लॉ जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे। बेसिकली ये लॉ ऑफ फोर्स है, सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ फोर्स है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। और थर्ड लॉ क्या है, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 63 में, ठीक है ना, क्योंकि एक लेक्चर में लेना थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाए हम लोग फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़े। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पूछता है और स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, याद भी रखिएगा, समझ जाइएगा तो अपने मन से भी लिख लीजिएगा, बाद बाकी मैं अभी समझा भी दूंगा इसको, ठीक है। क्या कहता है कि एवरी बॉडी, सिंपल सा है, लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स की रेजिस्ट ऑफ चेंज, चेंज नहीं होना चाहता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एवरी बॉडी, ये रियल लाइफ में भी होता है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ
in its state of rest or of uniform motion. Of uniform motion in a straight line unless until जब तक unless until it is acted by some एक्सटर्नल फोर्स। अब सो रहे हैं, कहाँ उठने का मन करता है, लेकिन मजबूरी है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, घर के काम हैं, अपने काम हैं, प्रेशर बन गया तो उठना पड़ता है। ठीक है, तो यही फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि बॉडी जो है, जो रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है तो कंटिन्यू करता है कि हम रेस्ट में ही रहें। ठीक है ना, कोई किताब यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना, ये कैलकुलेटर यहाँ रखा हुआ है, जब तक आप हटाएंगे नहीं, अलग से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो अपने आप हटेगा क्या? नहीं हटेगा। ठीक है ना, कोई बॉडी चल रहा है तो तब तक चलते रहता है जब तक कोई आप ब्रेक नहीं लगाते हैं। ब्रेक अर्थात आप देखेंगे थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी यदि रेस्ट में है तो इट्स टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट इज अगेन कॉल्ड इनर्शिया। ध्यान रखिए, यही कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए? उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ थोड़ा सा समझिए क्या कहता है। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखे हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force, या इसी को impressed force भी बोलते हैं, impressed force, and takes place in the same direction in which the force acts। ठीक है ना, दैट मीन्स कि कोई यदि बॉडी है, ठीक है ना, इसके ऊपर आप फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे इसका मोशन उसी डायरेक्शन में होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इस बॉडी का जो है मास क्या है, m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, a जो है इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है, और f क्या है, फोर्स अप्लाइड है। इतना सारा पैरामीटर है। तब आप क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। अब मोमेंटम भी जब आप वेलोसिटी, मोमेंटम अभी हम बताए थे क्या होता है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो है, देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, दैट मीन्स की एम भी। अब यहाँ पर वेलोसिटी तो दो है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब कि मोमेंटम भी दो होगा, ठीक है ना। तो एक होगा आपका क्या, इनिशियल मोमेंटम, क्या हो गया, m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम
क्या हो गया, m इंटू v। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा दोस्तों, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, देखिए एम भी माइनस क्या हो गया, एम इंटू यू, ठीक है ना, अपन रेट निकाल रहे हैं तो टी, दैट मीन्स कि एम और क्या v माइनस यू अपन क्या टी। अच्छा, ये v माइनस यू अपन टी क्या होता है, एम v माइनस यू, दैट मीन्स कि चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, और ये चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया तब, फोर्स, ठीक है ना। तो ये m इंटू ए हो गया। तो लॉ ऑफ मोशन जो सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, यही दिया है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो फोर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं, ठीक है ना, तो अब कुछ वैल्यू आएगा। तो हम लोग जनरली जो है इसको 1 kg और इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हम मानकर चलते हैं, 1। तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, 1, ठीक है ना। सो वी कैन राइट हियर F इक्वल टू m इंटू ए, दैट मीन्स कि फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया आपका मैथमेटिकल, और इसी का जो है ये भी हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, मैं बता चुका हूँ कई बार, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो दैट मीन्स कि ए बॉडी कैन पोजेस एक्सेलरेशन व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है ना। मतलब जब किसी बॉडी के ऊपर आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि यदि एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन है बॉडी में, इसका मतलब कि कोई फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट लॉ आप देखे थे अभी जस्ट, फर्स्ट लॉ जो देखे थे, ये सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ से इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है। वो तो बोल रहा है कि भाई जब तक आप कोई एक्सटर्नल चेंज नहीं लगाते हैं, वो चल रहा है तो चलेगा, रुका है तो रुका हुआ रहेगा, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है। दूसरा एक एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो F इक्वल टू एम जी भी आप लिखते हैं, जहाँ पर G की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और जो है इसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कि कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब कोई डाउट नहीं है तो एक छोटा सा इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, देखिएगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल हो तो हम क्या लिख लेते हैं, गिवन, क्या, गिवन क्या दिया है कि व्हीकल ऑफ मास दिया है कितना, 500 kg दिया हुआ है, विथ ए वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विथ ए वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल नहीं दिया है, तो जब नॉन नहीं रहे तो हम लोग जनरली इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। ये फोर्स दिया है कितना, 200 न्यूटन, एक्ट्स ऑन इट फॉर 2 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट तक इसके ऊपर, 2 मिनट मतलब हम लोग सेकेंड में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड,
ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। अब बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल मतलब फाइनल वेलोसिटी। आपको टू फाइंड क्या है, आपको वेलोसिटी निकालना है व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है ना, जिधर मोशन हो रहा है उधर ही लग रहा है। और दूसरा भी वेलोसिटी ही निकालना है जब फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, मतलब कि गाड़ी जा रही है और मोशन इधर है और फोर्स इधर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमको गाड़ी को रोकना है, मतलब क्या, ब्रेक लग रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन जरा सा देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले वेलोसिटी हमको मालूम है, फोर्स मालूम है, ठीक है ना, फोर्स मालूम है, मास मालूम है। तो एक चीज बताइए, तो अभी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़े हैं कि नहीं? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपन मास। फोर्स कितना है 200 न्यूटन, अपन मास कितना है 500, कितना हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया कि नहीं? वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो क्या होता है u प्लस ए इंटू टी। तो v और u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 25 प्लस a, एक्सेलरेशन अभी आप निकाल लिए 0.4, t कितना है 120 सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर अब निकालेंगे। इसका आंसर लगभग आएगा 73 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस जो बी वाला है कि व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब रिटार्डेशन। ये क्या है, एक्सीलरेशन है, और ये क्या है, रिटार्डेशन है। जब ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसको रोकने के लिए, जब मीन्स कि आप जब ब्रेक लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, तो अब वो रिटार्डेशन देखिए, तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा अगेन v इक्वल टू यू और माइनस ए इंटू टी होगा। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन है। u कितना है 25, ए कितना निकालें आप 0.4 इंटू 120, सिंपल सा। इसको आप निकालेंगे तो ये माइनस में आंसर आएगा 23 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट केस में आंसर निकल गया, और सॉरी ये फर्स्ट केस में 73 आया। पूछा है ना व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या आ गया 73। और जब अपोजिट की बात करते हैं तो क्या हो गया आपका, बताइए, -23। ठीक है, तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लिए। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, दैट इज नथिंग बट मोशन ऑफ लिफ्ट। अब जब आप लिफ्ट कभी यूज किए हों तो अचानक से यदि नीचे या अचानक से ऊपर जाता है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आप जो है क्या करते हैं, फील करते हैं। आप एक्स्ट्रा फोर्स फील करते हैं। इसके इंस्पाइट वेट क्या लगेगा, हमेशा नीचे की ओर, और रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा, हमेशा ऊपर की ओर। ठीक ना, दो कंडीशन हो सकता है लिफ्ट के साथ, कि लिफ्ट जो है आपका लिफ्ट जो है आपका ऊपर जा रहा हो। ठीक है ना, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अच्छा, नीचे जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, नीचे ज़्यादा फोर्स लगेगा, W ज़्यादा होगा और R जो होगा वह कम होगा। मतलब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये W क्या है, R से ज़्यादा है, ये रिएक्टिव फोर्स है, और यहाँ जो है ये RW ज़्यादा हो गया। मतलब ये क्या जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। मास ऑफ द लिफ्ट m हो गया, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना, और R क्या हो गया आपका, रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट और टेंशन इन द केबल। ये रस्सी से लटका होता है, केबल से लटका होता है, आप देखे होंगे।
ठीक है ना। आप कहीं भी मल्टी या मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल इत्यादि कहीं जाए तो वहाँ पर आपको ये लिफ्ट मिल जाएगा। आपके घर में भी जो है यदि महल है या मल्टी है तो वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ है, लिफ्ट सिर्फ ऊपर नहीं जाता है, सीढ़ी हमेशा ऊपर नहीं जाती, उसी सीढ़ी से नीचे भी आपको उतरना होता है। लिफ्ट भी वही है, एक बार ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे की ओर लगेगा तो नीचे आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब कंडीशन देखिए कि जब आपका जो है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा या अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो जिस समय अपवर्ड जा रहा है, मान लीजिए अपवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड में फोर्स कितना लग रहा है, W कितना लगेगा, ये mg लगेगा या नहीं, W कितना लगेगा mg। तो ये फोर्स कितना लगा R माइनस mg, क्योंकि R ज़्यादा है तभी तो ऊपर की ओर जा रहा है लिफ्ट, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जो है यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, F प्लस mg। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, F प्लस mg, और F क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस m इंटू जी। दैट मीन्स कि R इक्वल टू m इंटू ए प्लस जी। क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स। और सिमिलरली डाउनवर्ड यदि जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स, है ना। ये जो आपका वेट है ये R से ज़्यादा है, ऐसे हम लिख देते हैं W इक्वल टू R प्लस F हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर रिएक्टिव ऑफ फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W माइनस F। दैट मीन्स कि mg माइनस ma, ठीक है ना। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी माइनस ए, क्या हो जाएगा, g माइनस ए। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है g माइनस ए, ठीक है ना। a माइनस जी भी हो सकता है यदि एक्सेलरेशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन मतलब ये नॉर्मल से नहीं, एक्सेस मतलब जो नॉर्मल स्पीड है उससे एक्सेस में बहुत जल्दी हम उतर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग का एक मकसद होता है एनर्जी सेविंग भी हमारा एक मकसद होता है, जिसको कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करते हैं, ठीक ना। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल लिखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, गिवन पहले लिख लें, सॉल्व कर लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा। एलिवेटर कितना है 500 kg का, मतलब मास ऑफ लिफ्ट हो गया यहाँ पर कितना 500 kg। असेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ असेंडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हाइल मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। ड्यूरिंग दिस असेंट इट्स ऑपरेटर हुज मास, ऑपरेटर है तो मास ऑफ ऑपरेटर भी 70 kg है। वहाँ पर एक आदमी बैठा है जो ठीक ठाक करता है, रिपेयर करता है। स्टैंडिंग ऑन द स्केल प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, व्हाट इज द स्केल रीडिंग, ठीक है ना। अब स्केल रीडिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है, पहला चीज। दूसरा चीज, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द केबल ऑफ द एलिवेटर ड्यूरिंग दिस मोशन, क्या हो जाएगा। अभी अभी आप निकालो अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है रिएक्टिव फोर्स m इंटू ए प्लस जी। तो एक तो रिएक्शन वहाँ क्या हो जाएगा m इंटू ए प्लस जी। तो r m कितना है 500, a कितना है 3, g कितना है 9.8। ये आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर रखिए, मैं बताया था, ये निकल करके आ जाएगा 896, ठीक है ना। ये R का भी यूनिट क्या होगा, यही न्यूटन। अच्छा, जब टेंशन निकालेंगे, जब आदमी भी बैठा हुआ है तो क्या निकालेंगे आप, टेंशन इन द केबल। टेंशन इन द केबल मतलब क्या, R अगेन m1 प्लस m2, और ये तो है ही a प्लस जी। m1 प्लस m2 कितना हो गया आपका 500 और 70 मतलब
70 और a प्लस जी अगेन 3 प्लस 9.8, इससे थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, कितना निकलेगा 7296 निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये छोटा सा एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब इसी में जाते जाते एक छोटा सा प्रिंसिपल आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके काम का है, मोशन ऑफ लिफ्ट में हो या फोर्स में हो, हर जगह ये काम आता है, और इसका नाम है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। क्या है? डी एलम्बर्ट्स, लिख देते हैं डी एलम्बर्ट्स, ALENBERTS, एलम्बर्ट्स, ठीक है ना, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये डायनामिक्स ऑफ मशीन में भी हमने पढ़ाया है कई जगह पर, ठीक है ना, खास करके रेसिप्रोकेटिंग जब पार्ट पढ़ाते हैं ना तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, ये डायनामिक्स ऑफ मशीन में काम आता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में काम आता है, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट ये है कि इफ, देखिए मैं लिखता हूँ तो लिखने में हो सकता है कि सेंटेंस का सीक्वेंस या थोड़ा बदल जाए, बट मीनिंग जो है नहीं बदलेगा। हो सकता है स्पेलिंग भी कहीं पे आपको लगे कि नहीं ये तो स्पेलिंग सही नहीं है, तो हो सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना। वी आर ह्यूमन बीइंग, दैट मे बी मिस्टेक एट द टाइम ऑफ राइटिंग, बट इट शुड नॉट हैपन दैट आई एक्सेप्ट, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इफ ए rigid body, if a rigid body is acted upon by a system of force, सिस्टम ऑफ फोर्स समझ रहे हैं। सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है कि एक फोर्स नहीं है, कोई बॉडी है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, सिस्टम ऑफ फोर्स, और इन सबको बैलेंस करने के लिए एक इधर से आप फोर्स लगा दिए, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स, दिस सिस्टम, अब ज़्यादातर फोर्स है, एक कॉलिनियर हो सकता है, ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, बट इसका एक रिजल्टेंट तो निकलेगा, तो हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है ना, और रिजल्टेंट को इक्विवेलेंट लेकर के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो दिस सिस्टम may be reduced to a single resultant force, whose magnitude, direction and the line of action may be found, you know, may be found out by the एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड। अब ये यहाँ डिस्कस ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों मेथड पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स इफ रिजिड बॉडी इज एक्ट, अब कोई बॉडी है, अभी हमने आपको बताया ही बहुत सारा, तो यहाँ पर टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लीजिए और टोटल वर्टिकल फोर्स निकाल लीजिए, और इसका रिजल्टेंट टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर और प्लस टोटल वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट निकल जाएगा। ये रिजल्टेंट मतलब फोर्स हो गया, और इसको आप निकालेंगे, ये फोर्स जो है आपका F क्या हो जाएगा, m इंटू ए, ये रिजल्टेंट फोर्स, और मास इंटू एक्सेलरेशन दिया रहेगा। तो जब इक्विलिब्रियम की बारी आएगी तो यही जो है आपका फोर्स माइनस m इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स दैट मीन्स फोर्स माइनस m इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स जो यहाँ पर बनेगा, ये इक्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट हो जाता है।
तो डायनामिक इक्वेशन को स्टैटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का। दैट मीन्स रिजिड बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना, बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्स काम कर रहे हैं। सिस्टम में भी रिड्यूस टू ए सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। सिंगल रिजल्टेंट फोर्स आप कैसे निकालेंगे? तो हमने बता दिया, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल, मैथमेटिकल या ग्राफिकल, जैसे भी आपको सुविधाजनक हो। इस तरह के हम लोग क्वेश्चन कई सारा रिजल्ट फोर्स कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन से हम बता चुके हैं, जिसका कि आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स की एंगल, ठीक है ना। और ये निकालने के बाद दैट मीन्स कि ये एफ निकल गया आपका, और ये एफ जो है आपको क्या होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन किसका है? ये आपका स्टैटिस्टिक्स में निकल गया और ये निकल गया डायनामिक्स में। मतलब डायनामिक सिस्टम को स्टैटिक सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज करते हैं, याद रहेगा, ठीक ना। दैट मीन्स कि कहीं पर हम लिख दें यहाँ पर वी यूज डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल टू कन्वर्ट डायनामिक सिस्टम इंटू किस में? स्टैटिक सिस्टम में, स्टैटिक्स, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट रहा किसका? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का। तो आइए 2 मिनट में हम लोग इसको देख लें। आज हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मोशन, इसमें छोटे छोटे कुछ टॉपिक हमने आपको समझाए कि मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास क्या है, वेट क्या है, इनर्शिया, रिजिड बॉडी, पार्टिकल, और फिर हम आ गए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझाए, उसके बाद हमने आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताया। हमने बताया कि फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, दैट मीन्स कि रेजिस्ट ऑफ चेंज, चेंज को जो रेजिस्ट करे उसी को इनर्शिया बोलते हैं। फिर सेकेंड लॉ भी हमने आपको समझाया, क्या है सेकेंड लॉ? आपके सामने है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना, सिंपल सा। दैट मीन्स कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम हमने आपको समझाया मास इनटू वेलोसिटी, जैसे बस का, ट्रेन का। तो ट्रेन की मोमेंटम क्या है? बहुत ज़्यादा होती है, और जब मोमेंटम होती है तो ही आप एक्सेलरेशन भी देखते हैं, ठीक है ना, स्पीड भी देखते हैं। फिर रेट ऑफ चेंज निकाले तो ये आपका फार्मूला निकल करके आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हमने आपको एक न्यूमेरिकल भी करके बता दिया, ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। फिर एक मोशन ऑफ लिफ्ट में आप सेकेंड लॉ को आप फील करते हैं, आप कभी लिफ्ट में चढ़िएगा या ऊपर से नीचे अचानक से कभी कहीं आप गिरेंगे तो भी जो है आप उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझाया मोशन ऑफ लिफ्ट का, ठीक है। फिर जाते जाते डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल हमने आपको समझाया कि बेसिक क्या है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, कि आप डायनामिक सिस्टम को स्टैटिक सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि मोशन ऑफ बोट पढ़ेंगे, मोशन ऑफ गन से जब बुलेट जाता है तो बुलेट का मोशन भी एक्शन का रिएक्शन होता है। बोट जो है आप चलाते हैं, आप बॉल फेंकते हैं, और तो और कर भला तो हो भला, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा, ये भी आप सुने होंगे। जैसा आप काम करेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी आपका थर्ड लॉ ही है। हनुमान जी में सुंदरकांड में जब हनुमान जी का आप दोहा पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि जहीं गिरी चरण देई हनुमंता, चले उसुगा पताल तुरंता। अर्थात जिस पहाड़ से उन्होंने छलांग मारी थी तो उसका अपोजिट रिएक्शन इतना ज़्यादा था कि वो पहाड़ जो है कहाँ चले गया? पताल में चले गया। अब अभी लोग पूछते हैं कि जहाँ से हनुमान जी ने छलांग मारी थी उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, सुंदरांचल, तो वो कहाँ गया सुंदरांचल? अरे भाई उसमें लिखा हुआ तो है कि जहीं
चरण देई हनुमंता, चलेगा सो पताल तुरंता। जैसे ही उन्होंने छलांग मारी तो पताल में चले गया। तो आज कहाँ से मिलेगा वो? मिलेगा ही नहीं भाई। एक्शन का रिएक्शन जो है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, आप बॉल मारते हैं यहाँ पर, ये बॉल भी उतना ही दूर से, जितना नीचे आएगा उतना ही जोर से ऊपर जाएगा। तो हनुमान जी ने भी यहाँ से छलांग मारी, और छलांग भी ऐसे वैसे थोड़े था, ठीक ना। तमिलनाडु के तट से उन्होंने मारा था छलांग, और श्रीलंका जो आज उस समय लंका थी, सोना की नगरी, वो कितना किलोमीटर पे है? 1200 किलोमीटर। ऐसे वैसे छलांग तो मारे नहीं होंगे। हनुमान जी हैं, हमारे इष्ट हैं। उस समय मंत्र की शक्ति थी। अब लोग पूछने के ऐसा कौन सा मंत्र था? तो भाई देखो ना, राम नाम अंकित अति मनोहर मुद्रिका, मुद्रिका जो अंगूठी, ठीक ना, मेली मुख माई जल्दी लाग गए अचरज नाई। वो अंगूठी जो है, उन्होंने रिंग जो है, अब हनुमान जी लंगोटी पहनने वाले, और रिंग कहाँ रखेंगे? वो तो छलांग मारने जा रहे हैं। तो रिंग को उन्होंने मुंह में दबा लिया, जिसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ था, और राम नाम में इतनी ताकत है कि उन्होंने 1200 किलोमीटर की छलांग लगा दी। इसलिए थोड़ा सा जब भी समय मिले भगवान का भजन कीजिए। भगवान का भजन जीवन के साथ भी है, जीवन के साथ भी है, और जीवन के बाद भी है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जब समय मिले तो भगवान का भजन कीजिए, हरि ओम जपते रहिए, ठीक है ना। और समय मिले तो एक अपना चैनल है जिसका नाम है जीवन दर्शन, आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जीवन दर्शन। इसमें सारे आध्यात्मिक वीडियो हैं हमारे, ठीक है ना, इंस्पिरेशनल हैं, मोटिवेशनल वीडियो हैं। उसको भी कभी समय मिलता है तो देखिए, बहुत आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।